हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक जो मिसलेनियस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस बचते हैं ना, उनको सॉल्व कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहते हो और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए चलते हो, तो आप यकीन मानना वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। देखिए बच्चों, मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 15.1 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी क्या करता है कि यहां पे देखो, बड़े ध्यान से लैंग्वेज को पकड़ो। यहां पे लिखा अ फिश, यानी कि गोपी है ना, अपने एक्वेरियम के लिए ना एक फिश परचेज करता है, खरीदता है। यहां पे लिखा ना बाइज, बाइज का मतलब खरीदना। तो गोपी अपने जो उसके घर पर कोई एक्वेरियम होगा उसके लिए एक फिश खरीद रहा है। अब फिश को खरीदने के लिए क्या करेगा, दुकान पर ही तो जाएगा ना। अब देखो आगे क्या बोला गया है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। गोपी ने क्या किया कि फिश को खरीदने के लिए शॉपकीपर के पास किया। शॉपकीपर के पास एक टैंक है, और देखो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ बनाने की कोशिश की है कि मान लो टैंक कुछ इस तरीके का है, और इस टैंक में ना शॉपकीपर के पास 5 तो मेल फिशेज है और 8 फीमेल फिशेज है। यहां पर मैंने मेल फिशेज को अल्फाबेटिकली डिनोट किया है कैपिटल M लिख के रेड कलर से, और जो फीमेल फिश है उनको भी अल्फाबेटिकली कैपिटल F से डिनोट किया, जो कि ग्रीन कलर में है। तो देखो 5 तो हमारे पास मेल फिश हो गई और 8 हो गई फीमेल फिश। तो इसका मतलब देखो एक चीज तो क्लियर है कि टोटल फिश हमारे पास कितनी हो गई। टोटल फिश बच्चों हो गई हमारे पास 5 और 8 को मैं ऐड करूंगा तो 13, यानी कि इस टैंक में हमारे पास कितनी 13 फिश है। तो शॉपकीपर क्या करता है कि इस टैंक में से ना एक फिश को निकालता है, जिसमें कि 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश। अब जो एक फिश जो निकाल रहा है ना शॉपकीपर, वही फिश वो गोपी को भी दे रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो आपको बताना है कि जब शॉपकीपर ने इस टैंक में से एक फिश को निकाला ना, एक फिश को निकालेगा तो जो वो फिश निकलेगी ना, वो क्या होगी, मेल फिश। क्या होगी, मेल फिश। तो बच्चों देखो हमारे पास इस टैंक में कितनी फिश है, 5 + 8 13, यानी कि जब शॉपकीपर इस टैंक में से एक फिश निकालेगा तो इन्हीं 13 फिश में से एक फिश निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास मेल या फीमेल जो भी फिश निकल रही है वो इन्हीं 13 में से निकलेगी। तो हमारे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 13, क्योंकि जो निकलने वाली फिश है ना वो इन्हीं 13 में से ही होगी। तो इसीलिए देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएगा 13। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो निकलने वाली फिश क्या हो, मेल फिश हो, यानी कि जो फिश निकले ना आपकी क्या हो, मेल फिश। और मेल फिश है कितनी, यानी कि इन्हीं 5 फिश में से निकलनी चाहिए ना। मेल फिश है हमारे पास 5, तो इसीलिए आपके पास यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 5। क्योंकि देखो निकलने वाली फिश मेल फिश कब होगी, जब वो इन्हीं 5 फिश में से एक फिश होगी। तो आपके पास देखो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालना क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन में ना थोड़ा आगे का पार्ट करते हैं, थोड़ा एडवांस पार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था कि मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। हो सकता है कि मेल फिश की जगह पूछ ले कि भैया जो शॉपकीपर फिश निकाल रहा है ना वो फीमेल फिश निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो सेम इसी टाइप से आपको करना है ये क्वेश्चन। फीमेल फिश
कब निकलेगी? जब वो इन्हीं 8 फिश में से एक फिश होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 8, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 13। तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर। देखो जो ये फीमेल फिश है ना, गेटिंग अ फीमेल फिश, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है नॉट अ मेल फिश, यानी कि जो आपके पास जो फिश निकल रही है ना वो मेल फिश ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। ऑब्वियसली बात है कि अगर मेल फिश नहीं होगी तो क्या होगी? फीमेल फिश ना। तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा है, एक तो ये हो गई स्टेटमेंट और एक ये दो, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, इसलिए आंसर भी इसका होगा 8/13। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल नंबर 7 मिल जाएगा। ये भी बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। देखो बच्चों एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर क्लास 10th है, उस क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट्स है 40 और इन 40 स्टूडेंट्स में से 25 तो गर्ल्स है और 15 बॉयज है। तो अभी तक आपको क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर को क्या करना है कि एक स्टूडेंट को है ना सेलेक्ट करके क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, जिसको कि जनरली हम मॉनिटर भी बोलते हैं। तो देखो क्लास टीचर क्या करेगी, क्लास टीचर कोई एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करेगी जिससे किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। तो क्लास टीचर देखिए क्या करती है, शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। टीचर क्या करते हैं कि इन 40 बच्चों के नाम को है ना कार्ड्स लेती है और उस पर लिख देती है, यानी कि पहला कार्ड लिया उस पर एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया, ऐसी सेकंड कार्ड लिया उस पर किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख दिया, ऐसी थर्ड कार्ड लिया उस पर किसी और स्टूडेंट का नाम लिख दिया और ऐसे कंटिन्यू किया और इन सभी 40 स्टूडेंट्स का नाम कार्ड्स पर लिख दिया। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो टीचर क्या करती है, देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टिर देम थोरोली। टीचर ने क्या किया कि इन सभी कार्ड्स को ना एक बैग में डाल दिया और उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया ताकि किसी के नाम का भी कार्ड ऊपर ना रहे, यानी कि कोई ये शिकायत ना करे कि मैडम ने मेरे नाम के जो कार्ड्स है उसको नीचे कर दिया या फिर किसी और बच्चे के नाम के जो कार्ड्स को ना ऊपर कर दिया। तो इसीलिए हमने मिला दिया। अब हमें नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहां पर है। देखो बच्चों क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है कि यहां पर लिखा हुआ है द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, यानी कि सारे के सारे कार्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं। हम किसी कार्ड को देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि उस कार्ड पर किसी राम का नाम लिखा है या फिर श्याम का नाम लिखा है, गीता का नाम लिखा है, सीता का नाम लिखा है। हम कार्ड्स को देखकर बिल्कुल नहीं पता लगा सकते क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स बिल्कुल सेम हैं। अब देखो टीचर ने क्या किया कि बैग में कार्ड्स को मिला दिया। अब देन शी ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग। अब टीचर ने क्या किया कि इस बैग में से एक कार्ड को निकाला। What is the probability that the name written on the card is the name of a girl, a boy? देखो आपको बताना है कि जो टीचर ने अब एक कार्ड निकाला है ना उस पर किसी गर्ल का नाम लिखा हुआ हो, गर्ल का नाम मेंशन हो। फर्स्ट पार्ट में तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और सेकंड पार्ट में करनी है कि जो निकलने वाला जो कार्ड है ना उस पर किसी बॉय का नाम मेंशन हो। इस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि हमारे पास देखो क्लास में है ना 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट का नाम लिखने के लिए हमें 40 ही कार्ड्स चाहिए होंगे। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स
कितने होंगे? ऑब्वियसली 40 ही होंगे। अब इस क्लास में 25 तो हमारे पास गर्ल्स है और 15 बॉयज है, तो जिन कार्ड्स पर गर्ल्स का नाम मेंशन होगा वो कितने कार्ड्स होंगे? 25 ही होंगे ना। तो गर्ल्स के नेम वाले कार्ड्स कितने होंगे? 25। ऐसे ही बॉयज के नेम वाले कार्ड्स कितने होंगे? 15। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। अब देखो टीचर क्या कर रही है, इस बैग में से एक कार्ड निकाल रही है। तो इस बैग में कार्ड्स कितने हैं? ये यहां पे लिख रखा है ना, इस बैग में कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 40। तो जो एक कार्ड निकलेगा ना वो इन्हीं 40 कार्ड्स में से एक कार्ड होगा। तो इसीलिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे बच्चों 40। अब देखो पार्ट 1 में क्या निकालना है आपको? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो कार्ड निकले वो गर्ल के नाम का हो। देखो गर्ल का कार्ड कब निकलेगा? जब उस पर गर्ल का नेम मेंशन होगा। और गर्ल का जो नेम मेंशन है हमारे पास कितने कार्ड्स पर है? 25 कार्ड्स पर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 25। तो हमारे पास देखो बच्चों फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है एक्चुअली? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको अगर आप क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा 5/8 आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि जो निकलने वाला कार्ड है वो क्या होना चाहिए? बॉय का कार्ड होना चाहिए। यानी कि बॉय का कार्ड कब होगा? जब उस पर बॉय का नेम मेंशन होगा, बॉय का नाम लिखा हुआ होगा। तो ऐसे हमारे पास कितने कार्ड्स हैं जिन पर बॉय का नेम लिखा हुआ है, बॉय का नाम मेंशन है? तो कितने कार्ड्स है? 15। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा यहां पर? 15। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? 15। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 3/8। देखो अगर मैं इसको इवेंट ई कंसीडर कर लूं, सपोज करो, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/8। अब देखो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ना, ये है ना इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि अगर गर्ल नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा? बॉय। यानी कि एक तरीके से इसके अपोजिट लिखी हुई है ना स्टेटमेंट, यानी कि ये क्या हो गया? ई कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आपको पता है कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, अगर आपने एक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक में से माइनस कर दो। तो देखो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 - 5। अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो 8 - 5 डिवाइडेड बाय में 8। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3/8। देखो ये चीज यहां से भी वेरीफाई हो रही है। तो देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों कुछ और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 10 मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको? अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। देखिए एक पिगी बैंक है कुछ इस तरीके का। उसमें क्या है कि कुछ कॉइन्स है, और कॉइन्स किस तरीके के हैं? देखो 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं। कितने? 100। तो देखिए जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसको लिखते हुए चलते हैं। 1 रुपीज के 50 कॉइन्स है, ऐसे ही 2 रुपीज के 20 कॉइन्स है, और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है। अगर मैं इनकी बात करूं तो कितने मेरे पास टोटल कॉइन्स है इस पिगी बैंक में? तो बच्चों टोटल कॉइन्स हो गए 150, 170 प्लस 10 180। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 180। तो ये आप चीज ध्यान रख लेना, इस पिगी बैंक में 180 कॉइन्स है हमारे पास टोटल। अब देखिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया? इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स
विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। देखिए अब क्या किया गया है कि इस पिगी बैंक को ना उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया तो देखो क्या हो गया, ये जो ओपन स्पेस जो रहता है ये यहां आ गया, तो अब क्या होगा कि सिक्का बाहर आ सकता है, सिक्के की पॉसिबिलिटी है कि भैया इस ओपन स्पेस में से वो बाहर आ जाए। और आपको देखिए ये दिया हुआ है इट इज इक्वली लाइकली, यानी कि कोई सा भी सिक्का बाहर आ सकता है, इसके चांसेस बराबर है, यानी कि किसी भी सिक्के के बाहर आने के यानी कि बाहर गिरने के चांसेस बराबर है। यानी कि जितने चांसेस है कि ये जो 50 पैसे का कॉइन है ना ये बाहर आए, उतने ही चांसेस है ये 1 रुपीज का कॉइन बाहर आए, और उतने ही 5 के और उतने ही ₹2 के भी चांसेस हैं, यानी कि सबके चांसेस बराबर है, कोई सा भी सिक्का बाहर निकल सकता है। अब देखो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि यहां पर क्या बोला गया आपको कि जो सिक्का बाहर निकलेगा ना इस पिगी बैंक में से, यानी कि यहां से जो गिरेगा सिक्का वो क्या होना चाहिए, 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात तो आप ये देखो इस क्वेश्चन में कि पिगी बैंक के अंदर टोटल कितने कॉइन्स है, 180। तो ये बात तो श्योर है कि इन्हीं 180 कॉइन्स में से एक कॉइन बाहर निकलेगा जब इस आप पिगी बैंक को उल्टा करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास, 180, क्योंकि इन्हीं 180 कॉइन्स में से एक कॉइन बाहर आएगा। तो एक काम करते हैं हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 180। अब देखो जो आपका कॉइन है ना जो बाहर आ रहा है वो 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, और 50 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, 100, ठीक है। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 100। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके पास 180। 1 0 से 1 0 कट कर दो तो ये हो जाएगा 5/9। तो ये बच्चों हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, कि जो निकलने वाला कॉइन है ना, यानी कि जो बाहर आ रहा है वो 5 रुपीज का कॉइन ना हो। देखो आपके पास जो टोटल कॉइन है वो है 180, और उसमें से 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 10। यानी कि अगर मैं इन 10 को यहां से माइनस कर दूं तो मेरे पास जो 170 जो कॉइन्स बचेंगे ना वो ऐसे कॉइन्स होंगे जो 5 रुपीज के नहीं होंगे, यानी कि जो किसके होंगे, 50 पैसे के, 1 रुपीज के और 2 रुपीज के। यानी कि मेरे पास 170 कॉइन्स वो कॉइन्स है जो कि 5 रुपीज के कॉइन नहीं है। तो यानी कि अब जो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना कि जो निकलने वाला सिक्का है वो 5 रुपीज का ना हो, तो यानी कि इन्हीं 170 कॉइन्स में से एक कॉइन होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 170 कॉइन्स में से अगर आपको कॉइन निकलेगा तो वो डेफिनेटली श्योरली 5 रुपीज का कॉइन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ये जो 10 कॉइन्स है ना 5 रुपीज के वो हटा दिए हैं। तो हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा बच्चों 170। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 17/18। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैंने काफी कोशिश की आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझाने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एनसीईआरटी का ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करने वाले हैं। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। भाई एक बैग है और उस बैग में सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मान लो ये हमारे पास एक बैग है, ठीक है। इसमें क्या है देखो आपको क्लियरली दिया हुआ है, क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं भटकना। सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, यानी कि जो
इसमें कैंडीज है ना, सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, लेमन फ्लेवर वाले, किसी और फ्लेवर वाली नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने क्या किया कि यहां से एक कैंडी को निकाला। किसको? एक कैंडी को निकाला। ठीक है भैया, एक कैंडी को हमने निकाल लिया। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मालिनी ने ना कैंडी निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी। देखिए बच्चों, यहां पर है ना बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकल सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। यानी कि यहां पर आपको जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडीज कैसे निकल सकती है। तो अगर आप इसका आंसर डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। देखो अगर इसको स्टेटमेंट फॉर्म में थोड़ा सा और अगर मैं डीपली कराना चाहूं तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो इस बैग में आपके पास, देखो यहां पर है ना आपको बिल्कुल भी नहीं दिया गया कि भाई कितनी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो आप मान लो कि जो आपके पास है ना लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है वो है X, क्योंकि काउंटिंग तो आपको दी नहीं हुई बिल्कुल भी। तो अब देखो मालिनी ने क्या किया है कि एक कैंडी को निकाला है, तो ये जो X कैंडीज है इन्हीं में से एक कैंडी निकलेगी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? X ही। अब देखो अगर मैं यहां नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं तो वो क्या होंगे? 0, क्योंकि कोई भी कैंडी यहां पर ऑरेंज फ्लेवर्ड तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर देखो मैं इसको थोड़ा सा और अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराना चाहूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 0, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मैंने मान लिया था यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडीज X है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए X, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है भाई, स्टेटमेंट फॉर्म से भी हमने कर लिया। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कि जो मालिनी ने जो कैंडी निकाली है वो कौन सी होनी चाहिए? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब देखो बच्चों यहां पर सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो चाहे आप कैसे भी निकाल लो कैंडीज को, निकलेगी सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही, क्योंकि कोई और फ्लेवर्ड की तो कैंडी है ही नहीं हमारे पास। ये तो चीज क्लियर है ना। यानी कि जो आपसे यहां पर प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो एक तरीके से किस इवेंट की है, जो कि श्योर है, यानी कि हम डेफिनेटली श्योर है, यानी कि तो होना ही होना है ना कि जो कैंडीज निकाले वो क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आए। तो श्योर इवेंट अगर है ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। तो देखो क्योंकि ये देखिए क्या है, श्योर मैं बोल सकता हूं इसको, या फिर सर्टेन इवेंट इसको मैं बोल सकता हूं। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये क्या आ गई बच्चों? 1, क्योंकि श्योर इवेंट है हमारे पास ये। ठीक है भाई, थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट फॉर्म में देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। आपके पास टोटल कैंडीज मैंने मान लिया कि भाई इस बैग में X लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो भी क्या होंगे? X। तो डिनोमिनेटर में तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए। अब देखो जो आपकी कैंडी निकलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज में से एक कैंडी निकलनी चाहिए, और लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है कितनी? X। तो अगर आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1। तो ठीक है, अगर श्योर इवेंट के अलावा अगर एक और आप तरीका या मेथड चाहते थे तो वो ये था, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाकर भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में
आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। अब एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 7 मिल जाएगा। देखिए आज की क्लास में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। देखिए आपको है ना बोला गया है कि 3 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है, उसमें से 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है ना सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सेम डेट पर ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 दी हुई है। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। तो आपको कैलकुलेट करनी है किसकी प्रोबेबिलिटी, किस चीज की, कि जो 2 स्टूडेंट्स है ना उनका बर्थडे सेम होगा। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम स्टेटमेंट फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज होगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे यूज करना। मैं चाहूं तो आपको बोल सकता हूं कि भैया डायरेक्ट कि 1 में से आप 0.992 को माइनस कर लो और आपका आंसर आ जाए। बट चीजों को अच्छी तरह से समझना है कि अगर पेपर में आ गया तो देखिए कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। कि आपको देखिए जो निकालना है ना, मैंने क्या कहा था कि उसको इवेंट की फॉर्म में मान लो। हमेशा हम क्या कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। हमने इवेंट ई को ये कंसीडर कर लिया। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैलकुलेट करनी है। अब देखो अगर मैं ये जो इवेंट है इसके अपोजिट की बात करूं तो वो क्या होगा, अपोजिट को मैं क्या करता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई से डिनोट करता हूं। तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हम सेम बर्थडे की बात कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट सेम बर्थडे। क्या कि जो उनका बर्थडे है ना सेम डेट पर ना हो। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको तो दी हुई है, क्या है 0.992। हमने क्या किया, देखो इवेंट ई कंसीडर किया। अब हमने क्या किया, नॉट ऑफ ई देखा क्या आएगा। नॉट ऑफ ई क्या आ रखा है, यही तो आ रखा है ना, यही स्टेटमेंट, यही आ गई और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। अब देखो आपको एक रिजल्ट पता होगा कि अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो इसका मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस जो ई कॉम्प्लीमेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.992, ये हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.992। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 0.008। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो देखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 1 में से माइनस करके, बट चीजों को उससे पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना जरूरी है, उन पर पकड़ बनानी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही था, बट अभी हमारी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेगी। जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो आज की क्लास के ही आगे के कुछ पार्ट्स आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।